जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो एज अ होल भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब जानते हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात चल रहे हैं और आज 10 अगस्त को तीसरा मरहला इस वक्त जारी है। पोलिंग पूंछ डिवीज़न के 2 अजला के 4 हलकों में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। ज़िला बाग के 3 हैं और हवेली के 1 हलके के अंदर मैदान सजा हुआ है। मजमूई तौर पर हम बात करें तो 82 उम्मीदवार हैं जो इस वक्त मैदान में हैं और सबसे ज़्यादा 30 उम्मीदवार LA-15 बाग में आमने सामने। अच्छा, भी बाग के लोग बड़े पॉलिटिकली लिटरेट अच्छा कर रहे हैं, बाग हो रहे हैं उनको देख के आई थिंक सारे पाकिस्तान को इसके जो है ना वो फुटस्टेप्स पे चलें। वोट दिया करें, बाहर आया करें, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया करें। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि है उसके अंदर मुकाबला इनके आपस में चल रहा है, सख्त है। इस मरहले में भी बड़े बड़े नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। अब मुकाबले पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर LA-17 से उम्मीदवार सामने आए हैं और LA-14 से साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो पूंछ डिवीज़न से 2 हलकों से हैं और इसी के साथ जो मैदान है वो गया है सजब। हमारे पास एक तरफ से आ रहे हैं बयान के जो आ रहे हैं कि जी यहाँ पे धांधली हो रही है, हमारे पास दूसरी साइड से आ रहा है कि हम लोग फर्मली जीते हैं। जो फर्मली जीत रहे हैं इस वक्त लीड में है इस पूरे इलेक्शन में वो तो नून लीग है, हम सबको नजर आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम पार्टी जो है ना पीपल्स पार्टी उनकी तरफ से आ रहा है कि भाई वो कहते हैं हमारी पार्टी आपने खराब कर दी है, पार्टी ये कह रही है। आमिर अली हमारे नुमाइंदे बाग से हमारे साथ मौजूद है, जरा उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि जो 4 हल्के हैं यहाँ पर कैसा टर्न आउट नजर आ रहा है, क्या इंतजामात हैं। आमिर, ओवर टू यू, बताइएगा पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, कुछ चहलकदमी पोलिंग स्टेशंस पर नजर आ रही है, वोटर्स आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, जो पोलिंग का अमल है ये तकरीबन सुबह सवेरे 8 बजे शुरू हो चुका था। सीधा पोलिंग स्टेशन पे हमने 3 हलकों के जो हम विजिट किए हैं वहाँ पर जो खवातीन और मर्द वोटर्स की काफ़ी तादाद मौजूद है, लेकिन जो टर्न आउट होना चाहिए था वो अभी नहीं है, चूँकि हमारा ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जो लोग हैं वो दिन को सुबह जो है अपने काम काज करने के बाद आते हैं। तो यहाँ पर तवक्को ये की जा रही है कि दिन के औकात में या जब पोलिंग का अमल करीब खत्म होने के करीब होगा तो उस वक्त अच्छा टर्न आउट देखने को मिलेगा। ठीक है, उस पार्टी की तरफ से आमिर फिर धांधली के इल्जामात भी हैं और फिर इससे पहले 2 हलकों में भी वो कर चुके हैं। आज भी आपको नजर आ रहे हैं कि वो शिकवा कर रहे हैं, हालांकि अभी आगाज ही हुआ है दिन का? देखिए जी, जो जिन पोलिंग स्टेशन का हमने अपनी टीम के हमरा जो दौरा किया है वहाँ पे तो बहुत अमन पोलिंग जारी है, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी का ये इल्जाम इस लिहाज से भी है कि चूंकि ये किस्तों में जो इलेक्शन करवाए गए हैं, इन इलेक्शन की वजह से जो हमारा जो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार जो पूंछ डिवीजन में है, इनकी जो उस तरह की जो एक जीत के लिए जो आसार थे वो कम होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो जीतने वाली पार्टी की तरफ जाएं। तो उनका ये कहना है कि इलेक्शन इकट्ठे होते तो शायद हमारी पोजीशन इससे कहीं ज्यादा बेहतर होते, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते। बिल्कुल इसी तरह से शिकवा उठाया जाए। अब बात यह है कि हमें कुछ न्यूज़ ये भी मिली थी कि जी जो वोटर टर्नआउट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम बाग की तरफ देखते हैं तो बड़ा प्रोमिनेंट वहाँ पे मतलब इलेक्शन खेला जा रहा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स खड़े हैं। वोटर टर्नआउट की ऑन ग्राउंड सिचुएशन अभी तक क्या रही है? जी देखें जी, मैंने जो जिन पोलिंग स्टेशन का मैंने विजिट किया है उनमें से एक पोलिंग स्टेशन जो है वो जो हमारा पोलिंग स्टेशन नंबर 17 है, इसमें टोटल वोटर्स की तादाद 1100 के करीब है, 1100 समथिंग है और यहाँ पर खवातीन वोटर्स की तादाद 590 है और मर्द वोटर्स की तादाद 594 है और अब तक के जो टोटल वोट हैं वो तकरीबन 100 के करीब पोल हुए हैं। तो इस लिहाज से अभी तो टर्नआउट कम है। इसी तरह फिर हमने एक और जो पोलिंग स्टेशन हमने विजिट किया है उसमें भी जो तादाद की अभी तक की जो टर्नआउट है उसके मुताबिक काफी कम रही है। वहाँ पे मौजूद जो हमारे सियासी कारकुन थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि चूंकि हमें उम्मीद करते हैं कि शायद शाम तक बेहतर हो, जैसे पोलिंग स्टेशन नंबर अभी स्टार्ट हुआ है, शाम तक हो जाएगा। बिल्कुल अभी इंतजार करना पड़ेगा, तीसरा और आखिरी मरहला है, देखते हैं आज़ाद कश्मीर के लोग क्या फैसला सुनाते हैं। आमिर बहुत शुक्रिया आपका। पहले मरहले में नशिस्तें थी, इसके ऊपर नून लीग ने 9 नशिस्तें हासिल की, पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 आई थी। दूसरे मरहले में तकरीबन 21 नशिस्तें थी, 15 नून लीग ने जीती और 6 पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई थी। अब देखते हैं तीसरे मरहले के अंदर क्या सिचुएशन बनती है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो पोलिंग का अमल जारी है। शाम 5 बजे के बाद पता चलेगा। शाम 5 बजे तक पोलिंग के अमल में आएंगे लोग आगे, जो जिस तरह होता है हर इलेक्शन में कि जब क्लोजिंग होने लगती है तो हम वैसे भी लास्ट मिनट लोग हैं जो भाग रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसमें हम लास्ट मिनट नहीं है ना, वो है कि अगर हम लोगों ने दुनिया में पीस प्रिवेल कराने के लिए किसी चीज़ में हाथ डालना है तो पाकिस्तानी कौम उस चीज़ में लेट नहीं करती।
मैं पक्का Are you कह sure? सकता हूँ, आई एम वेरी श्योर। आपके पास कोई सबूत है? मेरे पास सबूत है, जो मुफाहमती याददाश्त यहाँ पे साइन हुई थी वो सबूत है। प्लीज चले हम इसके बारे में बता देते हैं और सबूत आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने मुश्तरका सलामती और दिफाई ताउन को नई सतह पर ले जाने के लिए मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर अगर हमला होगा तो वो तीनों पर हमला कंसीडर किया जाएगा और इसकी आम शिक़ें जो है ना, उसके मुताबिक ये भी सामने आया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगे और तीनों ने दस्तखत भी कर दिए, जबकि ये तकरीबन 1 साल तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद तय पाया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तकरीबन 2 से 3 साल से इसके ऊपर बातचीत चल रही थी, लेकिन तीनों ममालिक ने यह वाज़ेह किया है कि मुआहिदा किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में इसको ये समझा जा रहा था, जो इस वक्त कंडीशन चल रही थी अमेरिका की और ईरान की, कि शायद ये उस तनाजुर में है, लेकिन ये क्लैरिटी आई है कि किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये दिफाई नौइयत का मुआहिदा है। ताहम ये मुआहिदा एक ऐसे वक्त के अंदर सामने आया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट की सिचुएशन, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई हसास है और हर कोई इंतजार कर रहा है और टीवी के सामने बैठा होता है कि आप पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो अब बनने जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है ये, तुर्की के लिए क्या मानी रखता है, सऊदी अरब के लिए क्या मानी रखता है, ओवरऑल खित्ते के लिए क्या मानी रखता है मुआहिदा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, आयशा मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया जी, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा सर, थोड़ा सा ना कॉन्टूर ज़रा डिस्क्राइब करें कि ये मुआहिदा तो चले हो गया कि तीनों पे हमला कंसिडर किया जाएगा, खुदा न खास्ता कोई पीस को स्पॉइल करने लगता है और किसी एक पे हमला हो जाता है, किस तरह से बाकी 2 स्टेट्स रिस्पॉन्ड करेंगे? हार्ड पावर इन्वॉल्व होगी क्या, ये इसका पार्ट है या नहीं? पहली बात तो यही है कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि उसकी क्लॉजेज नहीं डिस्प्ले की गई या पब्लिक नहीं कही गई, और वो बट डिजाइन ही होता है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, बिकॉज आपके दुश्मन यही तो गेस करना चाहते हैं कि आपकी क्या थ्रेशोल्ड्स हैं, कौन से ऐसे हालात होंगे आप कन्वर्ज करेंगे और कौन से ऐसे हालात होंगे कि आप नहीं कन्वर्ज करेंगे। तो ये तो एम्बिगुअस रखी जाती हैं, और खास तौर पर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ऑब्वियसली वेपन रखने वाला भी मुल्क है, तो और ज्यादा एक मैसेजेस और मिस इंटरप्रिटेशन का रिस्क होता है। तो इसलिए पहली बात तो ये है। जहां तक आप कह रहे हैं कि कैसे कन्वर्ज करेंगे, मैं एक डिस्पेल कर दूं एक इंप्रेशन या मिस परसेप्शन। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता तुर्की या सऊदी अरब पर हमला हुआ, यहाँ से F-16 और हमारे JF-17 थंडर और J-10C यहाँ से टेक ऑफ करेंगे और रास्ते में दुश्मन को इंटरसेप्ट करके गिरा देंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि आपने वैल्यू ऐड करनी होती है पीस टाइम के दौरान, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी होती है और अपना स्ट्रेंथ पीस टाइम में बढ़ाकर इस हद तक ले जाते हैं और इस हद तक खौफ पैदा कर देते हैं अपने दुश्मनों के ज़हनों और दिमागों में कि वो हिम्मत ना करे। जब हिम्मत कर ली तो इसका मतलब डिटरेंस फेल हो गई। तो ये बुनियादी तौर पर डिटर करने के लिए होता है, और डिटर करने के लिए मेरा नहीं ख्याल इससे अच्छी अल्लाह ताला की तरफ से कोई कॉम्बिनेशन मिल सकती थी कि तुर्की और पाकिस्तान मोस्ट मॉडर्न मुल्क हैं इस्लामिक उम्मा के अंदर, टेक्नोलॉजी और जितना इनका एडवांटेज है वो और मुल्कों का नहीं है। सऊदी अरब के पास फाइनेंशियल मसल है, तो ये कन्वर्जेंस एक बहुत जबरदस्त है जी, एक नेचुरल है। लेकिन जो आप बहुत सी जहतें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो जो मखसूस हमारे पास वक्त होता है ना, उसके अंदर सबको हम कुछ ना कुछ टच कर लें। इस मुआहिदे को सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिएगा, हम क्या समझे पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहिदा हुआ था, इसकी एक्सटेंशन तस्वुर करें या फिर वो बिल्कुल अलग मुआहिदा है और ये मुआहिदा अलग होगा? मेरा ख्याल है वैल्यू एडेड है, क्योंकि एक और मुल्क ऐड हो गया है। ऑलमोस्ट जितना पहले बताया गया था बायलैटरल मुआहिदे में सऊदी अरब और पाकिस्तान के कि एक पर हमला दूसरे पर होगा, अब हमने कहा तीनों पर हमला होगा, तो ये वैल्यू एडेड हुई है। बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, पाक फिजाइया ने बहुत ज्यादा कोलैबोरेट किया ओवर द ईयर्स तुर्की के साथ और टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के साथ। मैं आपको मिसाल से वाज़ेह कर देता हूँ कि टर्की आज से 25 साल पहले ईयर 2000 में सिर्फ $1 बिलियन की डिफेंस इंडस्ट्री थी और सिर्फ $200 मिलियन का वो हार्डवेयर मिलिट्री एक्सपोर्ट करते थे। आज 25 साल बाद वो 1 बिलियन से 20 बिलियन पे हो गई है, और जो 200 मिलियन की एक्सपोर्ट थी वो $8.5 बिलियन हो गई है। तो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट व्हाट टर्की इज केपेबल ऑफ।
जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को ये भी enabling बताता है environment चिश्ती देने- साहब कि सऊदी अरब और तुर्की का हमने काफ़ी डिफेंस के अंदर काफ़ी कोऑर्डिनेशन भी हम पास्ट में देखते जा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि माजी में हमने देखा है कतर के मामले के ऊपर तुर्की और सऊदी अरब जो है ना वो काफ़ी नेक टू नेक थे एक दूसरे के साथ। दैन जमाल खशगी वाला मामला भी हमें याद है। अब आपको लगता है कि ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये नया मुआहिदा होना कि जो स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तीनों ममालिक के लिए। जो छोटे सारे इश्यूज़ थे या कॉन्फ्लिक्ट्स माजी में रहे हैं उससे हम आगे बढ़ चुके हैं, हम ये समझ लें? जी बिल्कुल, ये प्री रिक्विजिट होता है। जब आप बिगर या स्ट्रेटेजिक लेवल पर कोलैबोरेट करते हैं तो फिर नॉन इश्यूज या पैटी इश्यूज या टैक्टिकल लेवल के जो आपके इरिटेंट्स होते हैं वो सबसाइड भी कर जाते हैं और करने पड़ते भी हैं आपको। देखिए जो बेस्ट है ना आयशा इस एग्रीमेंट के अंदर, मैं ये देखता हूँ कि तीनों मुल्कों के दरमियान कोई काबिल जिक्र इरिटेंट्स नहीं है विद इन। आमतौर पर होता है कि जब आप कन्वर्ज करते हैं तो कुछ चीजों पे आप कन्वर्ज करते हैं और कुछ पे आप एक रिलक्टेंट रहते हैं कि अप्रीहेंशन या फियर होता है आपको, वो नहीं है यहाँ पर। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है जो दुनिया को देखना चाहिए कि तीनों ममालिक के बड़ी जो पावर्स हैं चाइना, रूस और सबसे बढ़कर अमेरिका के साथ भी कोई इरिटेंट्स नहीं है। आमतौर पर होता यह है कि जब इस तरह के मुल्क कन्वर्ज करते हैं तो एक मुल्क किसी के अम्ब्रेला में या इन्फ्लुएंस में होता है, दूसरा किसी और में होता है, और जब बुरा वक्त खुदा न खास्ता आता है तो फिर वो इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो रोल नेगेटिव प्ले करते हैं और वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाता इस तरह का लाइन्स। तो यहाँ मैं ये देखता हूँ कि तीनों ममालिक के विद इन भी इरिटेंट्स ना होने के बराबर है और आउटसाइड भी जो वर्ल्ड है उनके साथ भी ताल्लुकात बड़े इसका दायरा मजीद बढ़ सकता है, मजीद मुस्लिम ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं चिश्ती साहब? डेफिनेटली, मैं तो फोर्सी इवन ईरान तक मैं ख्वाहिशमंद भी हूँ और मेरी ऑब्वियसली मेरा तरजीह ये है कि अभी क्योंकि ईरान हर्ट है, अभी प्रोसेस ऑफ वॉर में है, अभी उसको कोई टेक होम बहुत ज्यादा कोई एडवांटेजेस नहीं मिले अमेरिका से जंग के रिजल्ट में, तो अभी मुझे लगता है कि ईरान की एप्रीहेंशन लॉजिकल है और उस पर कोई अनहोनी बात मुझे नहीं लगती जब ईरान की तरफ से या उनके मीडिया की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि वो कंफर्ट लेवल में नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ही ये जंग बंद होगी ईरान की, उसको एक बैकअप के तौर पे कंपनसेशन मिलेगी, उनका ट्रेड खुलेगा, तो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है। देखिए कॉमन एनिमी बड़ा होना जरूरी है आयशा इसके अंदर, और कॉमन एनिमी हमें पता है। तो इजराइल जिस तरह से अभी अटैक किया, ईरान को भी पता है कि अगर जितना मैंने वैक्यूम दिया मुसलमान ममालिक के दरमियान, खासतौर पर इस खित्ते के जो मुसलमान मुल्क हैं, तो उतना ही इजराइल को ज्यादा चांस मिलेगा पेनिट्रेट करने की। और जितना ये बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई, चाहे वो फॉर्मल डिक्लेरेशन के तहत हो या वैसे बॉन्डेज हो, उतना ही जो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस पर्टिकुलरली इजराइल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वो कहा जाता है ना, एक को मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें मुस्लिम ममालिक एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना एनालिसिस इस सारी सिचुएशन